हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजी ये सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। हम ये सीटेट के लिए देख रहे हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि बहुत जल्दी सीटेट आने वाला। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी। तो एनसीईआरटी को हम पूरा ये मेनली हम सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट में देखो यार, आपको पता है लाइन टू लाइन क्वेश्चन था। फैक्ट बहुत कम पूछता है, आप कथन कार्य लाइन टू लाइन दे देता है। तो उस जब तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे 2-4 नंबर से ही रुक जाते हैं। एक चैप्टर हम कर चुके, अब हम कंटिन्यू इसको करेंगे, बाकी सारे प्रीवियस ईयर एक साथ लगाते हुए चलेंगे। हमारे ये सेकंड चैप्टर, इसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। हम इसको देखेंगे। देखो, तंजानिया के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः से ग्रोथती, मतलब एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम मांबा है। वो मतलब तंजानिया में रहती है। तंजानिया का है अफ्रीका में। तो वहाँ पे रहती है और वो सुबह उठ जाती है पानी लाने, क्योंकि उसको बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने। इसके उपरांत वह घर के, उसके बाद आने के बाद अपने घर के कामों में अपना काम बटाती है, अपने मम्मी का खाने पीने में, जैसे हम लोग। फिर भाइयों को बकरी की देखभाल करते हैं, उनमें मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास एक छोटी झोपड़ी की और 4 चट्टानी मतलब भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद बहुत ज़्यादा परिश्रम करते, तब जाके वो मक्का और सेम जैसी फसलें को उगा पाते हैं। ये बात आप समझ ले रहे हो ना। फिर पीटर, दूसरे दूसरे की स्टोरी देखो। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उन भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों में लगे एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। देखो, पीटर और मांबा दोनों लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं और दोनों की स्थिति भी अलग अलग है। उनके जो भी मतलब अपना काम चलाने का, अपना जो भी जीवनयापन करने का है तरीका, वो भी डिफरेंस है। ठीक है। जीवन व्यतीत में बहुत अंतर है। विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, ये सारी चीज़ों का वो है, डिफरेंस है, जहाँ पे जैसी चीज़ें हैं। देखो ये क्या, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। मतलब ये मान लो ये 100% का चीज़ हो गया। ठीक है। उसके बाद 90% भूमि जो होता है, 100% का 90% का जो चीज़ होता है, इस पे सिर्फ 30% भूमि है जिस पे लोग रहते हैं। बाकी 70% जो है ना, पूरा जल से ढका हुआ है। अब भूमि क्या है? अब भूमि को तो हम जानेंगे, भूमि है क्या। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है, क्योंकि अगर भूमि नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे कैसे। भूमि से ऐसे हुबहू क्वेश्चन उठा के देता है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। सही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं। 30% में लोग हैं, 30% भी रहने के लायक सब जगह पे नहीं है। कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे प्राकृतिक पर्वतों के तीव्र ढाल हैं, कहीं पे जलाक्रांत है, कहीं पे स्थलाकृति है, कहीं उबड़ खाबड़ है। इसी 30% की बात कर रहे हैं। कहीं पे संघन वन क्षेत्र है, कहीं पे बिरल है तथा निर्जर उर्वर मैदानों और नदी के घाटियों में कृषि के लिए उपयोग भूमि उपलब्ध है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि का उपयोग, देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़क के लिए और उद्योगों की स्थापना के लिए। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं, जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वही। मामा पीटर भी अपने परिवारों के लिए भूमि का उपयोग करते हैं, अलग अलग तरीकों से करते हैं। कोई अपना अलग कर रहा है, वो अपना अलग तरीके से। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी मतलब इनका उपयोग भी प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वामित्व के आधार पर भूमि को कैसे बांटा जाता है? निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तिगत के, यार आप समझ रहे हो ना, निजी भूमि हमारा जो होता है व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि सब चीज़, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सब यूज करते हैं। ठीक है। समान रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट, औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया।
देखो आज भूमि उपयोग के लिए प्रतिरूप व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में, मतलब बहुत सी चीजें हम चेंज कर रहे हैं। और वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार के कारण भूस्खलन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए, मतलब ये सारी चीजें जो है बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि हम ये सब चीजें ही तो कर रहे हैं भूमि के लिए, चेंज कर रहे हैं, हम अपने अनुसार बदल रहे हैं ना। हम जिसको जितना उपयोग करना है, जैसे करना है, अपने अकॉर्डिंग ढाल दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि हम पर्यावरण खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। भूमि संसाधन का क्षरण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि के बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के लिए प्रयुक्त जो है कुछ समान तरीके हैं। मृदा मृदा क्या है? मृदा जो है ना, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है, मतलब ये भूमि हो गई, इसका मृदा। ये कलर चेंज कर देती हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। ये हो गया मतलब मृदा, ये भूमि थी रेड वाली, ये इसका मृदा हो गया। ठीक है, इस तरह से इसे चिपका हुआ है। ठीक है, यह भूमि से निकटता से जुड़ी है। स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ जैसे हो गए तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा का परिच्छेदिका, सबसे पहले ये सारी जनक चट्टाने हैं। ये क्या है? अपक्षयित चट्टाने पदार्थ है। ये बालू, गाद, क्ले तथा है। ये ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी परत है। ठीक है, मृदा का केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये स्टेट में क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको बता दे रही हूँ। अपक्षय, तापमान परिवर्तन, ये सारी मतलब नई नई जो चीज़ें हैं वो हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ह्यूमस, मृदा का ह्यूमस। ये वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फिर आता है उच्चा व तुंगता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। जनक सेल, रंग गठन हो गया और रासायनिक गुणधर्म खनिज पर पारगम्यता को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। समय, मृदा परिच्छेदिका मोटाई की निश्चित जो है, ये मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये आप याद रखिएगा। मृदा निर्माण के कारक, देखो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, सेल, स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक जैसे स्थलाकृति, जैव पदार्थों का भूमिका और मृदा निर्माण में संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है हर जगह पे। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मतलब कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं। देखो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? मल्च बनाना। पौधों के बीच में अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ठीक है, मल्च बनाना। उसके बाद आता है हमारा वेदिका फार्म। वेदिका फार्म भी पूछ लेगा आपसे, क्या है ये वेदिका फार्म? देखिए, चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। ये रहा। ठीक है, इस वृष्टि प्रभाव से मृदा अपरदन कम होता रहता है। फिर आता है समुच्च रेखी जुताई। समुच्च रेखी जुताई ये है, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समानांतर जुताई, ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक जो है अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं क्या है? ये तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समुच्च रेखी रोधिकाएं क्या है? ये समुच्च रेखा, देखो ये आपसे लाइन टू लाइन पूछेगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मैदान जो होता है मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती हैं। चट्टान बांध क्या होता है? यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, एक टपकता नल वर्ष में जाती, एक वर्ष में क्या करता है? ये 1200 लीटर पानी व्यर्थ कर देता है। जैसे एक टुप 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 पानी छूटता नहीं रहता, ये 1200 लीटर।
वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितनी थी? 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो बढ़कर कितना 2000 में बढ़कर कितना हो गई? 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। अभी तो और ज़्यादा हो गया होगा ना। फिर जल क्या है? जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। भूपृष्ठ के 3/4 भाग जो है जल से ढका है। याद रखिएगा कि आपसे पूछता है जो हमारा भूपृष्ठ है इसका 3/4 भाग जो है ये जल से ढका है, इसीलिए इसको जल ग्रह भी कहते हैं लोग, नीला ग्रह कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही आरंभ हुआ था। जो हमारा जीवन है वो महासागरों से ही आरंभ हुआ था। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे जंतु वो को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवड़ी और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो इतना जल होने के बाद आपके मन में यही आएगा ना कि फिर क्यों हम सब सूखे से जूझते रहते हैं, क्योंकि ये जो महासागर का जल है ना ये लवड़ी है, मतलब इसमें बहुत सारे नमक है, मानवीय उपयोग के लिए नहीं है। अलवड़ जल जो है केवल 2.7% 2.7% ही है जो हम पानी पी सकते हैं, अलवड़ जल है वो। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यही 2.7% की बात कर रहे हैं। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवड़ जल उपलब्ध है जो हमारे लिए उपयोगी है। यह और ये 1% में ही भौम जल नदी, सागर, झील, पृष्ठ जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, जिनका हम लोग उपयोग करते हैं। देखो यार, पीने के लिए लीटर प्रतिदिन मतलब जो व्यक्ति 3 हो गया, खाना बनाना 4 हो गया, नहाना 20 हो गया, शौचालय 40 हो गया, वस्त्र धोना 40 हो गया, बर्तन धोना 20, बागवानी 30, कुल 150। समझ रहे हो, एक दिन में हम 150 लीटर, उससे ज़्यादा हम तो गिरा देते हैं पहली बात हम लोग। इसलिए अलवड़ी जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर और भूमि और पुनः महासागरों के चक्र द्वारा नियंत्रण गतिशील रहता है। मतलब आता है, बारिश होता है, चला जाता है, इस तरह का बात है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको जल चक्र कहते हैं। जल चक्र आपसे पूछेगा क्या है तो ये बता दीजिएगा। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा में उपयोग ना केवल पीने और धुलाई में करता है, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में भी करता है। कृषि में, उद्योग में, वादियों में, सब चीज में हम लोग पानी का ही तो यूज कर रहे हैं। जल की उपलब्धता की समस्या। विश्व में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे आज पानियों की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। ये देश ये ऐसे देश हैं जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ पे अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जल भराव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार का जल अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अतः जो ये उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव होता है। मतलब यार बहुत ज़्यादा ये लोग बहुत गलत चीज़ों से तरीके से यूज़ करते हैं, इसलिए भी। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। देखो हम लोग कैसे पहले नल का पानी पीते थे, अब आरओ का पानी पीने लगे। समझ रहे हो ना। इस क्षीण होते संसाधन के क्षरण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे नाइट्रोजन वगैरह हो गई, पीड़कनाशी चीज़ें हो गई, पानी में मिलती जा रही, तो पीने लायक तो बच ही नहीं रहा है ना, हमारे शरीर में जाके बहुत सी रोग पैदा कर देता है। वन और वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते। जल संग्रह जो है पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, हम इसको देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। देखो एक टीचर है, अपने बच्चों को प्रदर्शनी में ले जाते हैं, वहाँ हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगी रहती है। बताई है उन्होंने कि यहाँ पे जैसे बैग वगैरह दिखाया, मैम ने बताई देखो ये पूरा जूट का बना है। अब सब लड़कियाँ पूछी जूट क्या होता है, तब मैम बताएंगी क्या कैसे। अब तो आप समझते हो जूट वगैरह। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और
निर्भर रहते। इस जीवन के आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्यजीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं। हम पौधे से लकड़ी जो मिलता है हमें, तो जो हम घर द्वार बना के रहते हैं यार, ऑक्सीजन उत्पन्न कराते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग और उनमें कुछ और जोड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पौधों से बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण के मदद करती है, परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध जो है मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक है। गिद्ध को अपमार्जक कहा जाता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर ही निर्भर करती है, जाहिर सी बात है। विश्व की वनस्पति के मुख्य 4 प्रकारों में रखा गया है। देखो, वन घास जो है, ठीक है, वन घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ठीक है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगा सकते हैं। इस प्रकार वन में प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता कम हुई वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी संघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ी और गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से जो वाष्प उत्सर्जन होता है ना, उससे होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित होती है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं ज़्यादा अधिक लोग हैं, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। देखो, प्राकृतिक वन हमारी संपदा है, हमें हमेशा इसकी रक्षा करनी चाहिए। धीरे धीरे सब चीज़ लुप्त होती जा रही है, तो इसके लिए हमेशा मतलब कि जैसे नेशनल पार्क वगैरह, जीव संरक्षण वगैरह, बर्ड वगैरह के लिए बनाया जा रहा है। पशुपालन, मतलब कि लोग क्या कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम मोर को मार देते हैं, हाथी को दांत के लिए मार देते हैं, हिरन को हम उसके इत्र के लिए मार देते हैं। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ सींगों के एकत्रित और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं को अनाधिकार शिकार से दिया गया, ताकि पशुओं का आप किसी भी तरह से वध ना करें। लेकिन फिर भी चोरी चोरी लोग करे रहे हैं। इनमें से कुछ जैसे जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बता दिया, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, इन सब चीज़ों से मतलब ये सब चीज़ें लाया गया, कानून भी लाया गया ताकि इनकी रक्षा की जा सके। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। अंधाधुंध सब कुछ जो समझ में आ रहा कर रहे हैं, उसमें हम भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं, सब लोग हैं। बहुत से देश पक्षी और पशुओं को मारने के लिए उनके व्यापार के विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, और मोर तो हमारा नेशनल बर्ड भी है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों को और पक्षियों को अनेक जाति की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार का प्रतिबंध लगाया गया। मतलब कि इसमें ये जो सूची तैयार की गई है अंतर्राष्ट्रीय की तरफ से की गई, CIETS द्वारा, इसमें बताया गया कि कौन से पक्षी को नहीं मारना। वैसे तो नहीं मारना किसी को भी, मतलब यही सारी चीज़ें बताई गई है। CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के बीच समझौता हुआ है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किटिक येलो इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आएगा या हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।